सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे आप पे दो सेंटेंसेस लिखे, आई एम डूइंग द वर्क, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा द वर्क इज डन बाय मी। इन दोनों में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ बेटा, तो इन दोनों में सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट हमारा आई है और सेकंड वाले में सब्जेक्ट हमारा द वर्क है। तो क्या सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस की शुरुआत में आता है? क्या सब्जेक्ट डूअर होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है? नहीं, आंसर नो है। सब्जेक्ट वो शब्द होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारा वो शब्द है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट वी टॉक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करती हूँ, आई एम डूइंग द वर्क, मैं काम कर रही हूं, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, व्हाट वी टॉक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई एम डूइंग द वर्क, मैं काम कर रही हूं, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रही हूं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आई हो गया। दूसरा सेंटेंस हमने देखा, द वर्क इज डन बाय मी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं काम के बारे में। क्या चीज मेरे द्वारा की जाती है? मेरे द्वारा काम किया जाता है। तो जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा आई सब्जेक्ट है, जबकि सेकेंड सेंटेंस में हमारा द वर्क सब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा, जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर टू शॉप्स, होटल के जस्ट बाहर दो दुकानें हैं जो हमेशा बंद रहती हैं। इसमें मुझे सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं कह सकती हूँ हम बातें दुकानों की कर रहे हैं? वो दुकानें हैं जो बंद रहती हैं, दुकानों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दुकानें बंद रहती हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो है टू शॉप्स। सब्जेक्ट होटल नहीं है, सब्जेक्ट क्लोज्ड नहीं है, सब्जेक्ट है कि कौन सी चीज है जो बंद रहती है। तो सब्जेक्ट इज टू शॉप्स। समझ में आया सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन? तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब एक एक करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 11 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। 11 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर आपको कमांड आ गया तो कहीं से कोई भी सवाल आ जाए आप कर लोगे। 11 कॉन्सेप्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो नोटबुक्स ओपन करके बैठिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। ये 11 कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए जो मैं इस वीडियो में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, पर उससे पहले मैं आप लोगों को पूछूंगी, मैंने आपको यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए, मुझे बताइए यहाँ पे इज लगाऊं या आर लगाऊं? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप इज लगा सकते हैं या आर लगा सकते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? राम एंड श्याम। मैम सिंपल सी बात समझ में आ रही है, राम एंड श्याम 2 लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो हमने क्या लगाया? आर लगाया। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ब्रेड एंड बटर, मैम 2 चीजों की बात हो रही है, 2 चीजें मिलती हैं उसके दुकान पे, ब्रेड और बटर, क्या लगाया? आर लगाया। बिल्कुल सही बात है, दोनों में क्या लगा? दोनों में आर लगा। लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये तीसरा सेंटेंस दिया, ब्रेड एंड बटर डैश हिज डेली ब्रेकफास्ट, यहां पे आर नहीं लगा, यहां पे क्या लगा? इज लगा। तो दिक्कत ये आ गई कि पहले ब्रेड एंड बटर के साथ आपने आर लगाया था, दूसरे ब्रेड एंड बटर के साथ आपने इज लगाया। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब भी 2 सब्जेक्ट्स को आप एंड शब्द से कनेक्ट करते हो, जब भी आप 2 वर्ड्स को एंड से कनेक्ट करते हो तो वर्ब कैसी लगाते हैं? तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, इसीलिए हमने आर लगाया था। लेकिन अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स, अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हो एक ही चीज को, अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हैं
तो जो वर्ब लगती है वो हमारी सिंगुलर होती है। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वेल एंड गुड, प्लूरल वर्ब लगाओ। लेकिन अगर वो दोनों एक सिंगल चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपको जो वर्ब लगानी है वो आपको सिंगुलर लगानी है। एग्जाम्पल से समझो, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, दो अलग अलग थे तो मैंने क्या लगाया, आर लगाया। अगला, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट हिज शॉप, जब ब्रेड और बटर उसकी दुकान पे मिल रहा था तो दो अलग अलग पैकेट में मिल रहा था। ब्रेड का पैकेट अलग था, बटर का पैकेट अलग था। दो अलग अलग चीजें थी तो मैंने क्या लगाया, तो मैंने आर लगाया। लेकिन जब हमने ब्रेकफास्ट में खाई तो हमने क्या किया, हमने दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाया। दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाया मतलब ब्रेकफास्ट का आइटम कितना बना, मतलब ब्रेकफास्ट का आइटम एक बना। इसीलिए हमने यहां पे क्या लगाया, इसीलिए हमने यहां पे इज लगाया। तो जब दो अलग अलग चीजें होती हैं, ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप, जब दुकान पे बिक रही थी तो दो अलग अलग पैकेट थे इसलिए आर लगा था। जब खाया हमने तो एक साथ खाया, एक ब्रेकफास्ट का आइटम बना, इसलिए इज लगा। इज द कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसकी मम्मी ब्रेड अलग से खिलाती हो और बटर अलग से खिलाते हो? अगर ब्रेड अलग से खिलाई जाती है, बटर अलग से खिलाया जाता है तो आर लगा सकते हो भाई। अदरवाइज नॉर्मल सेंस में क्या करते हैं, दो ब्रेड के बीच में बटर लगा के खाते हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मुझे आगे इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं, बताइए कहां इज आएगा और कहां आर आएगा। एवरीवन, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, दरवाजे पे घोड़ा और घोड़े के पीछे की गाड़ी खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत अति सुंदर है मेरी ड्राइंग। ये घोड़ा है और उसके पीछे ये गाड़ी है, तो ये एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? क्या इंसान घोड़े पर बैठ के अलग से आएगा, इस गाड़ी पे बैठ के अलग से जाएगा, या इंसान एक ही ये व्हीकल है उस पे जाएगा? कहने से ये एक ही व्हीकल है, एक ही चीज है, एक ही गाड़ी है, एक ही व्हीकल है। इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। फायर एंड वाटर अलग अलग है या एक ही है? आग और पानी भाई कभी एक साथ हो भी सकता है? नहीं हो सकता। आग और पानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल का मतलब क्या है, डू नॉट या फिर डोंट। राइस एंड करी, जब मम्मी दाल चावल बनाती है तो दाल चावल एक बनाती है या अलग अलग बनाती है? दाल को अलग बनाती है, चावल को अलग बनाती है। जब मम्मी दाल चावल बनाती हैं तो दाल अलग बनाई जाती है, चावल अलग बनाए जाते हैं, दो अलग अलग चीजें हो गई। क्या आया, आर। राइस एंड करी फेवरेट मील है, जब हम खाते हैं दाल और चावल तो मिला के खाते हैं। दाल और चावल एक डिश है, उसको मिला के खाते हैं। इसका मतलब यहां पे क्या आया, इज आया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्टेड होंगे और दोनों अलग अलग चीजों को शो कर रहे होंगे तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल आएगी। अगर वो दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज को दर्शा रहे होंगे तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर एवरीवन? अब इसमें एक और आगे की चीज की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, when two subjects are connected by and then they follow a plural verb। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है। एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, आपको ऑप्शंस दिए हैं, कहां हैज आएगा कहां हैव आएगा। बताइए कहां पर हैज लगाऊं और कहां पर हैव लगाऊं, टेल मी। देखो हमेशा याद रखना, जब ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, कोई भी ए, एन या फिर द नहीं लगे, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक ही इंसान है। मेरा फ्रेंड है और यही फिलोसोफर भी है। अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही इंसान है। एक ही इंसान है तो मतलब क्या आएगा, हैज कम। माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर हैज कम।
लेकिन अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लग गया, ए लग गया, एन लग गया या द लग गया, इसका मीनिंग होता है कि वो दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग लोग हैं, दो लोग हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। एक और एग्जांपल देती हूँ, मुझे इसमें बताइए कहां पर इज आएगा और कहां पर आर आएगा। टेल मी, a red and blue ball dashed there in my purse। फर्स्ट सेंटेंस को देखो, ड्राइंग से भी समझ में आ जाएगा, यहां पर आर्टिकल नहीं लगा हुआ था, यहां पे आर्टिकल नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब बॉल एक ही है, वही रेड भी है और वही ब्लू भी है। यहां पे आर्टिकल नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब है बॉल एक ही थी, वही रेड थी, वही ब्लू थी, तो यहां पे क्या आया, इज आया। दूसरे को देखो, यहां पे आर्टिकल अ लग गया, आर्टिकल अ लग गया मतलब दो अलग अलग बॉल्स हो गई, एक बॉल रेड हो गई और एक बॉल ब्लू हो गई, तो क्या आया, अ रेड एंड अ ब्लू बॉल आर देयर इन माई पर्स, मेरे पर्स में है। तो बात क्या हुई, बात यह हुई बेटा कि अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो वो दो अलग अलग चीजों को दर्शाएंगे, और अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो वो एक ही चीज के दो पार्ट्स होंगे, या वो एक ही इंसान होगा जिसके अंदर दो क्वालिटीज होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? चलिए, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। एक बार रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 को। दो चीजें पढ़ी हमने इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। पहली चीज हमने पढ़ी कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्टेड हैं तो उनके आगे प्लूरल वर्ब आएगी, अगर वो दोनों चीजें एक ही चीज को दर्शा रही हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी। दूसरी चीज, अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब वो दो अलग अलग लोग हैं, और अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक ही इंसान को शो कर रहे हैं। क्लियर? चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स, व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स किससे कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड है, और का मतलब क्या होता है, या ईदर और से कनेक्टेड है मतलब या तो ये या फिर वो, नीदर नॉर से कनेक्टेड है, ना ही ये और ना ही वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है मतलब ना केवल ये बल्कि वो भी। शायद मैंने बल्कि गलत लिखा है ना, कैसे लिखते हैं बल्कि, मैं लिखना भूल गई, आप लोग बता दो मुझे एक बार, हाउ टू राइट बल्कि। आई थिंक राइट दिस, पता नहीं, शायद बल्कि वो भी। तो समझ गए होंगे आप, मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो को समझा के। नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स ना केवल ये बल्कि वो भी। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब किसके हिसाब से आती है, जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उससे आती है। हाँ सही बोला, कुछ तो घोटाला इसमें लग रहा था। कैसे बनेगा ये, बल्कि ऐसे है। हाँ, तो इस केस में जो वर्ब होती है वो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। किस 4 केसेस में, और, ईदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए मैंने आप लोगों को, मुझे आंसर्स बताइए। नॉट ओनली द टीचर बट द स्टूडेंट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट मीन्स द स्टूडेंट, मीन्स क्या आएगा, इस। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, फ्रेंड्स, प्लूरल है, क्या आएगा, आर। तो जब भी वर्ड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो, ईदर और से कनेक्टेड हो, और से कनेक्टेड हो, तो वर्ब जो होती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सबसे पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। ईदर द बियर्स और द लायन, वर्ब किसके हिसाब से आई, लायन के हिसाब से, तो इसलिए क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज करी, हैज का इस्तेमाल किया। नीदर द लायन नॉर द बियर्स, वर्ब किसके हिसाब से आई,
नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, बियर्स के हिसाब से, इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, वर्ब किसके हिसाब से आई, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, प्रिंसिपल, इसलिए किसका इस्तेमाल किया, राइट, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, दैट इज इज। एक बार देख लो इन एग्जांपल्स को, कोई डाउट हो तो पूछ लो। लुक एट दिस एग्जांपल्स एंड इफ एनी डाउट परसिस्ट प्लीज आस्क मी। चलिए, समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स किसके हिसाब से आएगा, कैट्स के हिसाब से। क्या आया, नियरेस्ट सब्जेक्ट दैट इज आर। लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 3 ना। सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने पढ़ लिया। देखो अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी भी वर्ड से कनेक्टेड है, अगर दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी भी वर्ड से कनेक्टेड है, एज वेल एज का मतलब के साथ, अलॉन्ग विद का मतलब भी के साथ, विद का मतलब भी के साथ, नॉट और अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं, या फिर नॉट का मतलब नहीं, टुगेदर विद, इन एडिशन ऑन इट मीन्स के साथ, इन एडिशन टू इट, इसको टू कर लेना। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड हैं जिनका मीनिंग है के साथ या फिर उसके जैसा नहीं या फिर वो नहीं, तो जो वर्ब होती है वो किसके हिसाब से आती है, राइट, वर्ब जो होती है वो हमारी हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। दो इन वर्ड्स के केस में वर्ब इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। पिछले वालों के केस में सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से थी, बल्कि इन वालों के केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, टेल मी द आंसर्स। सभी लोग बताएंगे इज आएगा, आर आएगा, कहां पर इज आएगा, कहां पर आर आएगा, एवरीवन प्लीज टेल मी। राम along with his friends, along with लगा है भाई, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, राम के हिसाब से आएगी, तो इज आएगा। द चाइल्ड अनलाइक हिज ब्रदर्स, अनलाइक लगा हुआ है भाई, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, चाइल्ड के हिसाब से। जो बच्चा है अपने ब्रदर्स के जैसा नहीं है, वो डिसेंट है बच्चा। द प्रिंसिपल अकम्पनीड बाय द टीचर, अकम्पनीड बाय का मतलब भी क्या होता है, के साथ, तो प्रिंसिपल टीचर के साथ क्लास में जा रहा है, किसके हिसाब से आएगी, प्रिंसिपल के हिसाब से। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज एंटरिंग द क्लास। तो जब भी वर्ड का मीनिंग के साथ हो या फिर उसके जैसा नहीं हो, अनलाइक हो, एज वेल एज हो, अलॉन्ग विद हो, वर्ब जो होती है वो हमेशा और हमेशा हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं, बच्चा गिल्टी है, बच्चे ने गलत काम किया है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, द चाइल्ड के हिसाब से, मतलब क्या आएगी, इज गिल्टी, बच्चा गुनहगार है, पेरेंट्स गुनहगार नहीं है। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड हो, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक एंड लाइक, सारे के सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा किसके हिसाब से आती है, द वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब हमारी हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। जॉन एज वेल एज मैरी, एज वेल एज लगा हुआ है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, जॉन के हिसाब से आएगी। इसका मतलब क्या है, सिंगुलर, वांट के साथ क्या आएगा, एस और एस आएगा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स किसके हिसाब से आएगी, राम के हिसाब से आएगी, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आया। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, पब्लिशर के हिसाब से आएगी, इसलिए क्या आया, हैज आया। द क्लब मेंबर्स अलॉन्ग विद हिज ओनर किसके हिसाब से आएगी,
क्लब मेंबर्स के हिसाब से आएगी, इसलिए यहाँ पे वॉज क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। सही क्या होगा लास्ट वाले का? लास्ट वाले का सही क्या होगा? वर अरेस्टेड। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वो क्लब मेंबर्स के हिसाब से आएगी, और जो क्लब मेंबर्स है वो हमारा प्लूरल है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स गलत हो गया भाई, ही के हिसाब से आएगी। ही के हिसाब से आर तो नहीं आ सकता, तो क्या आएगा ही के हिसाब से? इज। तो वो उसके फ्रेंड्स नहीं गुनहगार पाए गए, वो गुनहगार पाया गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट नंबर 3 सभी को? कुछ और एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट नंबर 3 के? क्यों इतने सारे एग्जांपल्स करवा रही हूं कि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट सेंटर कर जाए, रात को सोते समय कोई पूछे तब भी आपको आंसर पता हो। इसलिए बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ करवा रही हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको याद करवाना। कैलिफोर्निया अलोंग विद फ्लोरिडा, अलोंग विद लगा हुआ है, कैलिफोर्निया के हिसाब से वर्ब आएगी, इज आएगा। द टीचर्स अलोंग विद द प्रिंसिपल, अलोंग विद लिखा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, इसलिए क्या आएगा? आर आएगा। सो दिस वॉज कॉन्सेप्ट नंबर 3। रेडी फॉर कॉन्सेप्ट नंबर 4? चलिए, सो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि ये जो 4 शब्द हैं, कौन से 4 शब्द? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ईच मतलब हर कोई, एवरी मीन्स प्रत्येक, ईदर मतलब 2 में से एक, और नीदर मतलब 2 में से कोई भी नहीं। इन सभी के साथ जो आप वर्ब यूज करते हो वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है। वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब विद दीज वर्ड्स। कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक ही क्यों ना हो जाए, बट इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब आप नहीं लगा सकते हो। आपको हमेशा और हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लुक एट दीज एग्जांपल्स और मुझे आंसर बताइए कौन कौन सी वर्ब कहां कहां आएगी। ईच स्टूडेंट, ईच लगा हुआ है, हैज टू वर्क हार्ड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच लगा हुआ है, हैज टू वर्क हार्ड। एवरीवन इज बॉर्न टैलेंटेड, हर कोई टैलेंटेड पैदा होता है। तो जब भी ईच, एवरी, ईदर या नीदर में से कुछ भी लगा हो तो वर्ब जो आती है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है, कभी भी हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। ईदर ऑफ द 2 बॉयज इज गिल्टी, उन दोनों में से कोई एक लड़का है जो गुनहगार है। ईच मैन एंड ईच वुमेन, जब भी ईच और एंड का कंपटीशन हो, ईच भी लगा हो और एंड भी लगा हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। दोनों के साथ ईच लगा है और एंड भी लगा है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज टू डाई वन डे, हर मैन और हर वुमेन को एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो इन सभी केसेस में वर्ब कैसी आई? इन सभी केसेस में वर्ब सिंगुलर आई। तो जब भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर लगा हुआ होता है तो जो वर्ब हम लगाते हैं वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, हम कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाते। अब एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देखेंगे। ईच गर्ल एंड बॉय इन माई क्लास, हर लड़का और हर लड़की मेरी क्लास में बहुत टैलेंटेड है। और ये बात मैं बहुत दिल से बोल रही हूँ कि आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं। क्या लगाऊं? इज लगाऊं या आर लगाऊं? वेरी गुड, इज आएगा क्योंकि ईच। अब ईच और एंड का कंपटीशन होता है तो ईच जीत जाता है। एंड कहता है प्लूरल लगाओ, ईच कहता है सिंगुलर लगाओ। तो जब भी ईच और एंड का कंपटीशन होगा, जीतेगा कौन? जीतेगा हमेशा ईच। इसलिए हमने यहाँ पे कैसी वर्ब लगाई? सिंगुलर वर्ब लगाई। अब एक बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें बताओ मुझे क्या आएगा। इस सेंटेंस में क्या लगाऊं? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। इज लगाऊं या आर लगाऊं? राम के फ्रेंड्स और साथ के साथ हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है। अब देखो बात यहां पे ईच के पास पहुंचेगी ही नहीं। कैसे ईच के पास नहीं पहुंचेगी? यहां पे एज वेल एज लगा हुआ है।
जब एज वेल एज लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। जब भी एज वेल एज लगता है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट तो प्लूरल है, ईच तक तो मामला पहुंचा ही नहीं। यहां कुछ भी होता, ईच, एवरी, 1, 2, 3 कुछ भी होता, यहां तक मामला पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एज वेल एज ने क्लियरली बोल रखा है कि अगर मैं आ गया तो मुझसे पहले वाले को ही इज्जत दी जाएगी। तो राम्स फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब आएगी, मतलब क्या आएगा, यहां पे आर आएगा, यहां पर इज नहीं आएगा। इसी को मैंने ऑपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज राम डैश वेरी टैलेंटेड। एज वेल एज लगा हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ होता है तो क्या कहा जाता है, एज वेल एज लगा हुआ होता है तो कहा जाता है वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच आ गया, अब ईच तक बात पहुंच चुकी है, ईच तक मामला पहुंच चुका है, ईच के पास मामला पहुंच गया तो मतलब सिंगुलर ही आना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज वेरी टैलेंटेड आएगा, यहाँ पे आर वेरी टैलेंटेड नहीं आएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट सभी को, ईच और एवरी वाला। अब कुछ बातें आती हैं कि मैम ईच और एवरी तो समझ में आया, लेकिन ये ईच और एवरी के बीच का गोलमाल क्या है, ईच और एवरी में फर्क क्या है वो भी समझा दो। तो सबसे पहला फर्क तो बेटा ये है ईच और एवरी के बीच में कि जो ईच होता है, ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 1 भी है, ये प्रोनाउन भी होता है और ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है। ये दोनों रोल्स प्ले करता है। इसको आप प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। ईच बॉय भी सही होता है, यहां पे ये एडजेक्टिव है, और ईच ऑफ द बॉयज भी सही होता है, दोनों सही होते हैं। लेकिन ये जो एवरी वाला शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है। इसका मतलब एवरी बॉय तो सही होता है लेकिन एवरी ऑफ द बॉयज गलत होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ईच बॉय भी सही है, ईच ऑफ द बॉयज भी सही है, एवरी बॉय सही है, बट एवरी ऑफ द बॉयज गलत है। अगर आपको इसको सही करना है तो एवरी के आगे 1 लगा दो, एवरी वन ऑफ द बॉयज। अब ये आपका सही हो जाएगा। चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर सभी को, ऑल 4 कॉन्सेप्ट्स। चले अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 अगेन बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सेंटेंसेस। ये कॉन्सेप्ट है हु, विच और दैट का। हु, विच और दैट क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी करते हैं और किसी नाउन को दर्शाते भी हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, मुझे बताना यहाँ पे इज लगाऊं या आर लगाऊं। लुक एट दिस सेंटेंस एंड टेल मी। शी इज वन ऑफ द विमेन हु डैश वर्किंग वेरी हार्ड। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। वो उन विमेन में से एक है जो विमेन बहुत मेहनत कर रही हैं। जो विमेन बहुत मेहनत कर रही हैं वो उन विमेन में से एक है। तो मेहनत कौन कर रही है, बहुत सारी विमेन है जो मेहनत कर रही है, बहुत सारी विमेन है जो मेहनत कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है, समझा देती हूं। जब भी वन ऑफ द लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो बेटा, वन ऑफ द लगा हुआ हो, सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि इसके आगे हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, इन सब के आगे नाउन कैसा आता है, प्लूरल, क्योंकि बहुत सारों में से एक इंसान की बात कर रहे हो तो बहुत सारे होंगे वो, इसलिए वन ऑफ द के आगे नाउन कैसा आता है, वन ऑफ द के आगे भी ऑलवेज यूज अ प्लूरल नाउन। इसके आगे अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, हु लगा हुआ हो, विच लगा हुआ हो या दैट लगा हुआ हो,
इसके आगे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, इसका मतलब है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहा है, इस प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब इसके आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, इसके आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगी, कभी भी सिंगुलर नहीं होगी। सो शी इज वन ऑफ द विमेन, बहुत सारी विमेन है जो बहुत मेहनत कर रही हैं, उन विमेन में से वो एक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, इसीलिए यहाँ पे आर आया। कोई दिक्कत किसी को? अगर ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आराम से दे सकते हो। मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा? राम इज वन ऑफ द गॉड्स, वन ऑफ द प्लूरल नाउन, हु विच और दैट में से एक आ गया, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, राइट। इसका मतलब यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब में एस और एस नहीं आएगा। सो दैट हेल्प एवरीवन, बहुत सारे भगवान है जो मदद करते हैं, राम उनमें से एक है। तो राम इज वन ऑफ द गॉड्स दैट हेल्प एवरीवन, हेल्प्स नहीं आएगा। तो जब भी वन ऑफ द लगा हुआ होता है, उसके आगे प्लूरल नाउन लगा हुआ होता है, उसके आगे हु विच और दैट लगा हुआ होता है, तो जो वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं होती है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, मुझे आंसर बताइए इन दोनों क्वेश्चंस के। एवरीवन, दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच, वन ऑफ द लगा हुआ है, बुक्स लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, हु विच और दैट में से एक लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आर इंटरेस्टिंग। बहुत सारी किताबें हैं जो इंटरेस्टिंग है, उन बहुत सारी किताबों में से ये एक किताब है। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, थोड़े से लोग हैं जिनकी सब तारीफ करते हैं, उन थोड़े से लोगों में से वो एक है। तो फ्यू पीपल लगा हुआ है, वन ऑफ द फ्यू पीपल लगा हुआ है, हु लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, हु आर एडमायर्ड बाय एवरीवन, जिनकी हर कोई तारीफ करता है। समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब बात करते हैं, अगर हु विच और दैट नहीं दे रखा हो तो। अगर आपको हु विच और दैट नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, वन ऑफ द दिया हुआ है या वन ऑफ कुछ दिया हुआ है, इसके आगे प्लूरल नाउन है लेकिन हु विच और दैट नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, उस केस में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। सो वन ऑफ अर सिस्टर्स, उसकी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, उनमें से एक सिस्टर डॉक्टर है, ये जो एक है ये डॉक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। उसकी बहुत सारी बहनें हैं, उन बहनों में से एक बहन क्या है, एक बहन डॉक्टर है। वन ऑफ अर ड्रीम्स, उसका एक सपना है बहुत सारे सपनों में से कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, तो वन ऑफ हर ड्रीम्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। उसका एक ड्रीम क्या है बहुत सारे ड्रीम्स में से, कि वो एक डॉक्टर बन जाए। तो जब हु विच और दैट नहीं लगा हुआ है आप इज लगाओगे, हु विच और दैट लगा हुआ है आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमने पढ़ा, अगर वन ऑफ द लगा हुआ है, नाउन तो दोनों के आगे प्लूरल ही आएगा, अगर बीच में हु विच और दैट मिल जाता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर हु विच और दैट नहीं मिलता है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। एक और इसमें एक स्पेशल केस आता है, वो भी आपको बता देती हूँ। अगर इस वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हुआ है, अगर इस वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हुआ है तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। चाहे हु विच और दैट लगा हो, चाहे हु विच और दैट नहीं लगा हुआ हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओनली वन का मीनिंग होता है इकलौता, सिर्फ एक ही है। ओनली वन का मीनिंग क्या होता है, इकलौता, सिर्फ एक ही है भाई, सिर्फ एक ही है, तो वर्ब को तो सिंगुलर होना ही होना पड़ेगा, वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती है। क्लियर कॉन्सेप्ट नंबर 5 सभी को? एवरीवन, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ द बुक written by him which dash interesting,
ओनली वन लिखा हुआ है भाई, तो सिंगुलर ही आएगा, विच इज इंटरेस्टिंग। ओनली वन के केस में कभी भी प्लूरल नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस बताओ, क्या लगाऊं, इज लगाऊं, आर लगाऊं? लेट्स सी कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। वन ऑफ अ डिजायर्स इज टू गेट अ जॉब इन एसबीआई। उसका एक डिजायर क्या है कि भाई एसबीआई में जॉब लग जाए। नेक्स्ट, तो वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, अभी हमने पढ़ा। देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री, वन ऑफ द बर्ड्स, हु विच और दैट नहीं लगा हुआ तो सिंगुलर लगाया है इज। अगर हु विच और दैट लगा हुआ होता है तो क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अगर हु विच और दैट लगा हुआ होता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। उसी चीज के और एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अगर ओनली वन ऑफ द लगा होता है तो जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। यहाँ पे हैज आया और यहाँ पे इज आया। तो 3 पार्ट्स थे इसके। तीनों पार्ट्स क्या क्या थे कि इनमें से कुछ भी लगा हुआ होता है तो जो नाउन होगा वो तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन अगर हु विच और दैट लगा होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर हु विच और दैट नहीं लगा होगा तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और अगर ओनली वन ऑफ द लिखा होगा तो वर्ब जो है हमेशा और हमेशा सिंगुलर आएगी। सिर्फ और सिर्फ यही 3 कॉन्सेप्ट्स थे इस पूरे कॉन्सेप्ट नंबर 5 के अंदर। कितने लोगों को समझ में आ गए? अभी तक जो हमने 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कितने लोगों को समझ में आ गए? प्लीज से यस इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। चलो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 6 को समझाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे इन चारों क्वेश्चंस का आंसर दो। कहां पर इज लगाऊं और कहां पर आर लगाऊं? आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर इट। इज कहां पर आएगा और आर कहां पर आएगा? One third of people are killed, is destroyed, is destroyed. कितने लोगों के सही निकले आंसर्स? इतने सारे लोग गलत निकल गए। ओ माय गॉड। देखो मुझे एक बात बताओ, पीपल सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल का 1/3 भी कैसा होगा? 1/3 हिस्सा 33.33% प्लूरल होगा। प्लूरल होगा मतलब क्या आएगा? आर आएगा। 2/3 हिस्सा भी प्लूरल होगा, क्या आएगा? आर आएगा। शहर क्या है? सिंगुलर है, उसका 1/3 हिस्सा क्या होगा? सिंगुलर होगा, इज आएगा। 2/3 हिस्सा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, इज आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं या जब भी हम किसी भी परसेंटेज की बात करते हैं, क्या जब भी हमने किसी फ्रैक्शन की बात की या जब भी हमने किसी परसेंटेज की बात की, जो वर्ब होती है वो पूरे के हिसाब से आती है, फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं आती, परसेंटेज के हिसाब से नहीं आती। वर्ब आती है जिस चीज का वो फ्रैक्शन है, जिस चीज का वो हिस्सा है, उसके हिसाब से वर्ब आती है। तो ये पीपल क्या है? प्लूरल है, तो क्या आया? आर आया। पीपल क्या है? प्लूरल है, क्या आया? आर आया। सिटी क्या है? सिंगुलर है, इज आया। सिटी क्या है? सिंगुलर है, इज आया। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं या जब भी हम किसी परसेंटेज की बात करते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा किसके हिसाब से आती है? हमेशा होल के हिसाब से आती है, जिसका वो हिस्सा है उसके हिसाब से आती है। तो इन केस ऑफ फ्रैक्शन और परसेंटेज, वर्ब अग्रीज विद द होल, नॉट विद द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं, जिस चीज का वो हिस्सा है उसके हिसाब से आती है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्लियर सभी को? आई होप यस।
आई थिंक ये ना बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी फ्रैक्शन की, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 33% ऑफ द केक डैश ईटन, क्या लगाऊं, इज लगाऊं, आर लगाऊं? 33% जो है केक का वो खा लिया गया है। 33% के हिसाब से नहीं आएगी वर्ब, वर्ब आएगी केक के हिसाब से। तो केक क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इसीलिए यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। तो जब भी किसी परसेंटेज की बात करोगे, फ्रैक्शन की बात करोगे, वर्ब हमेशा होल के हिसाब से लगाओगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्लियर सभी को? चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 के लिए ये क्वेश्चंस हैं, आंसर कीजिए इन क्वेश्चंस का एवरीवन। लेट्स सी कितने लोगों का आंसर सही होगा। पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पहले तो मुझे स्कोर बताना, मैं आंसर्स लिख रही हूं। What are your scores in this? देखो सबसे पहली चीज तो जो पुलिस वर्ड है, पुलिस जो होता है वो एक प्लूरल नाउन होता है। पुलिस कैसा नाउन होता है? पुलिस इज अ प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के आगे तो प्लूरल वर्ब भी आता है, कभी सिंगुलर आ ही नहीं सकता। तो पुलिस के आगे तो कभी भी सिंगुलर नहीं आ सकता। पुलिस इज अ प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ड के आगे हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। तो पुलिस के आगे हमेशा आ आएगा। अब बात करते हैं बाकी शब्दों की। ये जो आर्मी है, ये जो ऑडियंस है, ये जो जूरी है, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं। ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे क्या हैं? ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन के केस में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स, कलेक्टिव नाउन के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक ही चीज पे काम कर रहे हैं। अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स जितने भी लोग हैं अंदर वो एक ही चीज पे काम कर रहे हैं तो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। अगर वो लोग अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल आती है। तो ये जो आदमी है सब एक ही काम कर रहे हैं, हिमालयास की तरफ आगे बढ़ रही है। सारी की सारी आर्मी एक ही हिमालयास है, उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। ये जो ऑडियंस है ये सीट पे बैठ रही है, तो मुझे बताओ एक ही सीट पे सब बैठ जाएंगे या सब अलग अलग सीट पे बैठेंगे? ये जो ऑडियंस है ये सीट पे बैठ रही है, तो एक ही सीट पे सब लोग बैठ जाएंगे या अलग अलग सीट पे बैठेंगे? सिंपल सी बात है, अलग अलग सीट चीज पे बैठेंगे। मतलब इस कलेक्टिव नाउन की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग चीज पे टास्क कर रही है, इसलिए क्या लगाया? आर लगाया, दैट इज प्लूरल वर्ब लगाई। ज्यूरी की सोच अलग अलग है। डिवाइडेड इन दी ओपिनियन का मतलब क्या है? उनकी सोच अलग अलग है। सोच अलग अलग है, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, आर आएगा। अच्छा एक चीज, अगर मैं इस डिवाइडेड को यूनानिमस लिख देती, यूनानिमस वर्ड का मीनिंग होता है एक सोच होना। अगर मैं इस डिवाइडेड की जगह यूनानिमस लिख दूंगी, यूनानिमस का मतलब है एक सोच होना, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। मैंने बोला सबकी सोच सेम है, द जूरी इज यूनानिमस। सबकी सोच सेम है तो इज लगाया, सबकी सोच अलग अलग है तो आर लगाया। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं हम किसके हिसाब से लगाते हैं? हम लगाते हैं कि वो जो कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स हैं एक ही चीज पे काम कर रही हैं या वो अलग अलग चीज पे काम कर रही हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जो भी मैंने बोला कि अगर वो एक ही चीज पे काम कर रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी डैश टेकिंग द डिसीजन। बताओ क्या लगाऊं? ज्यूरी जो है जजेस डिसीजन ले रहे हैं, एक ही डिसीजन है जो सब ले रहे हैं, क्या आया? इज आया। द ऑडियंस वॉचिंग द मूवी, एक ही मूवी है जो सारे के सारे ऑडियंस वॉच कर रही है, एक ही मूवी है जो सारी की सारी ऑडियंस वॉच कर रही है, तो क्या आया? इज। द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। तो अगर एक ही चीज पे काम कर रहे हैं तो जो वर्ब आई वो कैसी आई? सिंगुलर आई। अगर अलग अलग चीज पे काम कर रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी? तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट थिंग्स पे काम कर रहे हैं तो प्लूरल। द ऑडियंस टेकिंग द सीट्स, सब अलग अलग सीट लेंगे, क्या आया? आर।
द टीम डैश चेंजिंग यूनिफॉर्म, सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग होगी, सब चेंज कर रहे हैं, क्या आया? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 6 कहता है कि अगर सब लोग अलग अलग चीजों पे काम करेंगे तो आप एक प्लूरल वर्ब लगाओगे, और अगर सब लोग एक ही चीज पे काम करेंगे तो आप एक सिंगुलर वर्ब लगाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? आई होप यस। तो अगर सेम चीज पे काम कर रहे हैं तो सेम आएगा, अगर अलग अलग चीज पे काम कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। सेम एग्जांपल्स, वही चीज, डिवाइडेड है तो आर, ड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आर, सीट ले रहे हैं तो आर, और अगर सेम काम कर रहे हैं तो इज। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जहां पे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, इसको बहुत स्टार मार्क करके लिखिएगा सभी लोग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना बेटा, ये कलेक्टिव नाउन्स नहीं होते। यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल। इसका मतलब है इन सभी शब्दों के आगे हमेशा आप क्या इस्तेमाल करोगे? इन सभी शब्दों के आगे आप हमेशा और हमेशा एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। यू विल ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद देम। कभी भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। मीनिंग्स बता देती हूँ। पुलिस का मीनिंग सभी को पता है, पुलिस आई, पुलिस आई, बचपन में बहुत करते थे ना, हॉर्न बजता था, मैम पुलिस। प्लूरल। वर्मिन, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, फसल को उजाड़ देता है, उसको वर्मिन बोलते हैं। कैटल सभी को पता है। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पीपल, हाई क्लास पीपल को क्लर्जी बोलते हैं। जेंट्री, वहां के लोग कैसे, वहां का क्राउड कैसा है। पोल्ट्री, आपके हैन हो गए, फोक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीजेंट्री, सारे फार्मर्स से रिलेटेड हो गया। पीपल सभी को पता ही है। इन्फेंट्री वो लोग होते हैं, वो आर्मी के लोग या वो सोल्जर्स जो पैदल होते हैं, उनको बोलते हैं इन्फेंट्री। और अगर वो सोल्जर्स घोड़े पर होते हैं तो उनको बोलते हैं कैवलरी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती। इन सभी शब्दों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। किसी को ये तो हमने कर ही लिया। तो प्लूरल नाउन्स के आगे क्या लगता है? हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है। तो वी विल ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स विद देम बिकॉज दे आर प्लूरल इन कैरेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फिर से मुझे बताओ कहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी और कहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। एवरीवन प्लीज टेल मी। The introduction of tea, coffee and other beverages. Beverages means drinks. तो टी, कॉफी और बेवरेजेस यूजफुल नहीं थी, उनका इंट्रोडक्शन यूजफुल था, उनका आना फायदेमंद था, उनका इंट्रोडक्शन फायदेमंद था। तो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। चाय की बात नहीं हो रही है, कॉफी की बात नहीं हो रही है, बाकी ड्रिंक्स की, बेवरेजेस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उनके इंट्रोडक्शन की। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? इंट्रोडक्शन के हिसाब से आएगी। द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बात सब्जेक्ट्स की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? नॉलेज की, कि इन सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्या आएगा? इज आएगा। तो मतलब कभी भी भावनाओं में नहीं बहना है जब क्वेश्चंस को करना है। जरूरी नहीं है कि वर्ब पास वाले के हिसाब से आए, जरूरी नहीं है कि वर्ब पास वाले के हिसाब से है। हो सकता है जो पास हो वो अपना ना हो, जो दूर हो वही अपना हो। तो हमेशा चेक करना है कि आपको किससे फर्क पड़ता है, वो आपका अपना है। कौन आपके लिए खड़ा है मुश्किल के समय पर, वो आपका अपना है। तो इस वर्ब का अपना ये बेवरेजेस नहीं है, इस वर्ब का अपना कौन है? इंट्रोडक्शन। मेन सब्जेक्ट कौन है? मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है। तो हमेशा सेंटेंस में किसको ढूंढना है? हमेशा सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट को ढूंढना है, पास वाले के हिसाब से वर्ब को नहीं लगा देना है। पढ़ाते पढ़ाते मैं भावनाओं में बह गई। हमेशा आप लोग भावनाओं में बहते हो, आज मैं भी भावनाओं में बह गई, अपना अपना नहीं रहा। चलो, तो वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं? वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो दिस वॉज कॉन्सेप्ट नंबर 8। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड।
तो मैंगोज के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी बेटा, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, वर्ब आएगी क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंगोज की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, दैट मीन्स इज नॉट गुड। समझ में आया कॉन्सेप्ट नंबर 8 सभी को, एवरीवन? चले लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट नंबर 9 नाउ। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, मुझे आंसर्स बताइए। क्या लगाऊं, कहां पर इज आएगा, कहां पर आर आएगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 350, स्टूडेंट्स का नंबर क्या है, 350 है, इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वेटिंग आउटसाइड, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, क्या आया, आर। द वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन इज सफिशिएंट, वेराइटी अच्छी खासी है। अब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको दिखाया गया, डिस्प्ले किया गया, आर आया। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम द नंबर ऑफ बोलते हैं, द नंबर ऑफ मीन्स एक संख्या, एक नंबर की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात नहीं कर रहे। तो जब भी द नंबर ऑफ होता है, द वेराइटी ऑफ होता है, द मेजॉरिटी ऑफ होता है, तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। जब भी अ नंबर ऑफ होता है, अ वेराइटी ऑफ होता है, मतलब बहुत सारे लोग, तो जो हमारी वर्ब आती है वो कैसी आती है, उस केस में जो हमारी वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। इसीलिए सेकंड और फोर्थ सेंटेंस में हमारा प्लूरल आया और फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में हमारा सिंगुलर आया। तो द नंबर ऑफ के साथ, द वेराइटी ऑफ के साथ वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ के साथ वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई, जैसा कि मैंने बताया। और अगर यही इसी को अगर हम आ कर देते, अगर यहाँ पे द की जगह आ कर देते तो वर्ब कैसी आती, तो उस केस में जो वर्ब होती वो हमारी प्लूरल होती। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्लियर सभी को? यस। कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे आते हैं, सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 11 करेंगे और उसके बाद टेबल को फिल करेंगे। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 10, टेल मी द आंसर्स एवरीवन। पहले आप लोग आंसर्स बताओ, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको। वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, मोर देन वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा। मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, मेनी अ स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। कितने लोगों के सारे सही हुए? ऑल करेक्ट। चलो ये वाला तो क्लियर था, एक बच्चे की बात हो रही है, वन स्टूडेंट, एक बच्चे की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है भाई, इज आएगा। ये भी क्लियर था, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो आर आएगा। ये भी क्लियर था, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल है भाई, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, आर आएगा। दिक्कत आई इन दोनों में, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में। हमेशा याद रखना, यहाँ पे ना बड़ी विडंबना है, बड़ा डिलेमा है। मोर देन वन स्टूडेंट का मतलब मैम 1.5 बच्चा तो होगा नहीं, 1.25 बच्चा तो होगा नहीं, मोर देन वन का तो मतलब 2 ही होता है, मोर देन वन का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे आर लगाना चाहिए था, यहाँ पे इज क्यों लगाया? तो फिर एक आवाज क्या आई, एक आवाज ये आई कि स्टूडेंट लिखा हुआ है, भाई स्टूडेंट के साथ आर कैसे लगा दे? तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो वर्ब आई वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आई। तो जब भी मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, तो इनके आगे नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10। तो कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या कहता है कि अगर मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, मतलब क्या आ गया, या तो वन आ गया या फिर आ गया। तो जब भी मोर देन वन लिखा हुआ हो या मैनी अ लिखा हुआ हो, तो जो नाउन होता है वो भी सिंगुलर आता है और जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही आती है। तो
तो दोनों ही केसेस में आप सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हो। अ ग्रेट मैनी लिखा हो तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, बाकी सब के केस में क्या होता है, प्लूरल आता है। बट मोर देन वन के केस में और मैनी के केस में जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। दैट मीन्स नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स। अ ग्रेट मैनी डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मंदिर बनाया जाए। क्या आया, डिवोटीज, प्लूरल था तो क्या लगाया हमने, आर लगाया। मैनी टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स हैं जो मिसिंग हैं, मैनी लगा हुआ था, क्या लगाया, प्लूरल लगाया, आर लगाया। तो जब भी मोर देन वन होगा सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। मैनी होगा सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी होगा तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन था तो दोनों ही सिंगुलर है कि बच्चा, एक से ज्यादा बच्चा एब्सेंट है। मैनी और स्टूडेंट, लगा हुआ था तो ये भी सिंगुलर आया। इस कॉन्सेप्ट से ना बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। Many questions have been asked from this concept। तो कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए। वन लगा हुआ है, इज आया, अ ग्रेट मैनी, आर आया, मैनी लगा हुआ है, आर आया। तो दिस वॉज कॉन्सेप्ट नंबर 10th। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट नंबर 10th। आखिरी कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 11 और उसके बाद हम बनाएंगे टेबल। कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 11 कहता है कि जब भी हम इन पांचों चीजों की बात करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट, अगर हम पांचों चीजों की बात कर रहे हैं और इन पांचों चीजों को एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं, कैसा कंसिडर कर रहे हैं, एज अ होल, एक पूरी एक चीज की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो इनके आगे जो वर्ब आती है, तो इन सभी के आगे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। अगर हम इन सभी को डिफरेंटली एज डिफरेंट यूनिट्स कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम इन सभी को डिफरेंट यूनिट्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। वही कलेक्टिव नाउन वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर सबको एक ही मान रहे हो तो सिंगुलर रहेगा, अगर सबको अलग अलग मान रहे हो तो वर्ब कैसी आएगी, तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी।